स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पर है। तो इन सबको लेके आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाम जुड़ चुके हैं। इनका नाम है डॉक्टर सुरभि कुटियाल, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और इनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ बातें हैं जो जानेंगे। क्या ब्रेस्ट कैंसर में सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं हमें लेने चाहिए, और हमें अपनी मेंटल हेल्थ जो है उस टाइम पे कैसी रखनी चाहिए। तो मैम स्वागत है आपका इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 में। थैंक यू सो मच। तो मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर्स के जो आजकल केसेस हैं वो काफी हद तक सुनने को मिल रहे हैं। जिससे हम कभी सुनते थे किसी को बुखार हो गया, ऐसे ही ये चीजें भी आजकल नॉर्मल वे में हम सुनने को आ रही हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कैंसर की तो वो काफी बड़ा वर्ड आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर। तो मैम इन चीजों को लेके आप बताएंगे कि अब जो है इनके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और क्या रीजन होगा इनके पीछे। देखो, मैं आपको ये बताऊंगी कि कैंसर जो है, कैंसर इटसेल्फ को हम ना एक टैबू समझते थे पहले ना। पहले ये कहा जाता था कि कैंसर उसको होता है कि जो शायद पहले से कर्स्ड होता है भगवान की तरफ से। बट देखो, मैं माइथोलॉजी में नहीं जाऊंगी, बट ये है कि जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि कैंसर कोई बाहरी बीमारी नहीं है, वो हमारे अपने सेल्स की ही एक उपज है। क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपना काम करना किसी वजह से भूल जाते हैं। सो वो फिर अपने आप को एक हैफेजर्ड तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी वो कहीं पर भी एक हैफेजर्ड तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, सो वो एक वहां पर एक गांठ की तरह हमारे सामने मैनिफेस्ट होती है। तो वो बेसिकली एक कैंसर की गांठ होती है। सो अब वो जो सेल्स थे अपना काम करना क्यों भूल गए, अब उनकी वजहें हो सकती हैं। वो जो वजहें हैं वो कुछ जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं कि हमारे कुछ जीन्स जो थी वो कुछ ऐसी ऑल्टर हो चुकी थी, तो उनकी वजह से जो वो सेल्स थे वो काम करना भूल गए। या फिर हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर आता है वो आता है सो मच ऑफ स्ट्रेस नाउडेज। सो हर चीज की होड़ है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बट वी हैव फॉरगॉटन आवरसेल्व्स। सो एक वो चीज होगी। दूसरा, एक हमारा जो आजकल कल्चर स्टार्ट हो गया है कि दैट वी आर मोर इनटू प्रोसेस्ड फूड। सो प्रोसेस्ड फूड इज अगेन वन ऑफ द रीजंस फॉर ओवर यूज ऑफ प्रेजर्वेटिव्स। सो वो चीजें जो है वो हमारी बॉडी के लिए उस तरह से अच्छी नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं। हमें लगता है कि दिस इज इजी फूड, अच्छा फूड है, हम ये खा लेते हैं, बट इट इज नॉट। इट इज हाई कैलोरी फूड एंड इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो देखिए, और कुछ कईयों के बीच में उनकी जो ऑक्यूपेशनल हैबिट्स होती हैं कि कई लोग जो होते हैं वो एक्सरेज के पास बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, रेडिएशंस के पास बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, तो उन लोगों के बीच में ये चीजें जो हैं वो ज्यादा प्रेवलेंट होती हैं। बट आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, देखिए जो भी फीमेल आती है वो हमेशा यही पूछती है कि डॉक्टर साहब हमारे घर में किसी को नहीं था, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन इन द फैमिली टू हैव दिस। सो मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि इट्स लाइक एन एक्सीडेंट जो किसी के साथ भी हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि जेनेटिक कॉज ही होगा या कुछ, बट आज की डेट में इट्स जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट विच कैन हैपन टू एनीवन। तो मैम आप कह रहे हैं जो आजकल हम खा रहे हैं, जो डाइट है हमारी, तो लड़कियों को वैसे भी अपनी डाइट को कुछ जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी होते हैं, उनके रिलेटेड भी हमें अपनी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो डाइट होती है वो एक औरत के लिए मस्ट होती है, उसी ने आगे परिवार चलाना है, उसी ने आगे जनरेशन लानी है। जो डाइट है वो आज के टाइम पे मस्ट है। और एक कैंसर होना उसका भी एक रीजन होता है कि जो हमारी डाइट है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है आज के टाइम पे। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक औरत को कैसे पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या दर्दें हैं, क्या महसूस होता है अंदर कि हाँ भाई अब लगता है कि नहीं ये सिम्टम्स हैं तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा। देखो, जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट होता है छाती के बीच में कोई भी गांठ महसूस होती है। देखो, अब कोई भी इंसान जो भी होगा वो अपने नॉर्मल रोज कभी अपना घर का काम कर रही है फीमेल, या अपने ऑफिस जा रही है या कुछ है, वो कभी भी इतना टाइम नहीं निकालती अपने लिए कि मैं अपने आप को खुद चेक करूं, अनटिल एंड अनलेस वो जो चीज हो वो उसकी ना, मतलब डेली कोर्स जिनको हम बोलते हैं, वो उनको हैम्पर करना शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक एंटिटी होती है जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। सो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि एवरी फीमेल शुड डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एवरी मंथ।
हर महीने में कोई एक दिन स्पेसिफाई कर लीजिए जिसके बीच में आप खुद अपनी ब्रेस्ट को खुद अपने हाथों से फील करके ये पता करेंगे कि कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। देखिए कहीं पर भी कोई गांठ होगी या कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर में पहले नहीं थी, आप खुद फील कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मेरा शू इल फिटिंग है तो उसकी दर्द मुझे हो रही है, सो मैं उसके लिए बता सकती हूँ कि मेरा शू मुझे कहाँ पिंच कर रहा है। सो उसी टाइप से मेरे को अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने आप को खुद हाथ लगा के बता सकती हूँ कि नहीं, यहाँ पर मेरे को ये चीज पहले नहीं थी, लेकिन अब ये कोई नई एक डेवलपमेंट है जो मेरी ब्रेस्ट में हो रही है या मेरी बॉडी में कहीं पर हो रही है, और ये एक मतलब मुझे गांठ की तरह फील हो रही है। सो सबसे पहला जो इसका सिम्टम होता है वो एक गांठ होती है जो शरीर में हमें छाती के बीच में कहीं पर भी फील हो सकती है। तो मैम और दूसरी जो गांठ है वो हमें फील होती है हमारे आर्मपिट में, जिसको हम अपना एक्जिला बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि छाती में ही वो गांठ सबसे पहले हो, आर्मपिट में गांठ हो सकती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई डिस्चार्ज होता है जिसको हम निपल डिस्चार्ज बोलते हैं। कई बार किसी को निपल डिस्चार्ज इस तरह से होता है कि वहां से ब्लड आता है, ठीक है, या फिर वो ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। अगर कभी भी ऐसा कोई डिस्चार्ज हो या कोई लंप फील हो, जरूरी नहीं है कि इन लम्प्स के बीच में दर्द होगी आपको, ये पेनलेस लम्प्स होते हैं, ठीक है। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि कई छोटी लड़कियां होती हैं जिनको ये लम्प्स होते हैं, क्या वो कैंसर होते हैं? देखो, हर लम्प जो होता है, हर गांठ जो छाती के बीच में आती है, वो कैंसर नहीं होती है, बट वी हैव टू प्रूव इट अंटिल एंड अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज। सो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। तो मैम जब किसी को लगता है कि भाई अब मुझे सिम्टम्स हैं, तो वो कंसीडर हो जाती है एज जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें, तो ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, कौन सी थेरेपीज हैं? कीमोथेरेपीज बहुत फेमस होती है कि जब कैंसर होता है तो मतलब कहते हैं मैंडेटरी होती है वो, तो लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो एक औरत को लेने चाहिए? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आज ट्रीटमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इन ट्रीटमेंट्स के ही डरते इंसान हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो एक तो ट्रीटमेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव है, सेकेंडली ये जो ट्रीटमेंट है इसकी वजह से मेरे जो सोशल लाइफ है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, सोशल एंड पर्सनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि उनको ये लगता है कि हम डिस्पाइट ऑफ एज मेनी एज ट्रीटमेंट्स हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। एंड ऑफ द डे वी नो कि जिसको भी कैंसर है कि उसकी लाइफ हैज टू एंड वन डे। सो हमें ये तीनों चीजें जो है ये मिथ्स हैं, इन मिथ्स को हमें बस्ट करना है। देखो, अर्ली डिटेक्शन, हम हमेशा अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं। अर्ली डिटेक्शन तब आती है जब हम उसके लिए अवेयर होते हैं। सो इफ वी आर अवेयर ऑफ समथिंग, तो हमें पता है हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, हम स्टेज 1 पे होंगे, जिसको हम बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज स्टेज 1। सो जब भी हम स्टेज 1 पे किसी के पास जाते हैं, वी हैव मेनी ऑप्शंस ओपन फॉर द पेशेंट, कि हमें पता है कि हम उसको अगर कीमोथेरेपी नहीं भी देंगे, हम उसकी सर्जरी करेंगे, सो तो भी हम पेशेंट को कहीं ना कहीं से एक ओवरऑल बेनिफिट दे देते हैं। सो अर्ली डिटेक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट इज ऑलवेज इन स्टेज 1। सो जब भी पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 में होता है, हमारे पास इज एन ऑप्शन फॉर सर्जरी। अब सर्जरी के बीच में आता है कि हर इंसान सोचता है कि उसका जो ब्रेस्ट है वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी, जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स हैं वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराती हैं। वो कहती हैं कि मेरी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी। सी, ब्रेस्ट कुड बी एन ऑर्गन विच हैज नो फंक्शन, बट इट फंक्शंस फॉर द फेमिनिज्म। सो आज की डेट में हमारे पास मोडालिटीज हैं जिनको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपीज बोलते हैं। सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी के साथ हम पूरी की पूरी ब्रेस्ट सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, हम सिर्फ उतना पार्ट जो ट्यूमर का होता है उसी को निकालते हैं, और जो बाकी की बाकी ब्रेस्ट है उसको वैसे का वैसा ही रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब इसके बीच में भी लोग स्केप्टिकल होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ऐसे कराएंगे तो प्रोबेबली जो कैंसर है वो अंदर ही रह जाएगा, उसका कोई ना कोई छोटा स्पेक जो है क्या पता किसी और ब्रेस्ट के कोने में पड़ा हो और जो डॉक्टर को ना पता हो और उसने सिर्फ ट्यूमर निकाल दिया। देखिए, ऐसा नहीं होता। जब भी हमारे पास कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आता है या कैंसर का पेशेंट आता है स्पेसिफिकली, तो हम उनका एक फुल बॉडी स्कैन करवाते हैं जिसको हम पेट स्कैन बोलते हैं, जिसके बीच में हमें सिर से लेके पांव तक ये पता चलता है कि कैंसर जो है वो कहीं और तो नहीं है। अगर उस स्कैन के बीच में हमारे पास एक लोकलाइज्ड ब्रेस्ट के बीच में डिजीज आती है, तो हमें पता है कि हमें बस उतनी ही जगह निकालनी है।
सो हम उतनी ही जब जो ब्रेस्ट का हिस्सा होता है उसको निकालते हैं, और जो हमारा एक्जिला जिसको मैंने आर्मपिट बोला, आर्मपिट के बीच में कुछ नोड्स होते हैं जिनको हम छोटे कण बोलते हैं, जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। सो उन लिम्फ नोड्स को निकाला जाता है। सो आज की डेट में हम वो सब लिम्फ नोड्स भी सारे नहीं निकालते, बट कुछ चुने हुए लिम्फ नोड्स जो हमारी कुछ एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं, उसके साथ हम उसको मैप करते हैं, और जो जो उसके अंदर से स्टेन होते हैं हम उनको निकालते हैं, ताकि आगे जाके पेशेंट को कोई ज्यादा मॉर्बिडिटी ना हो। और वो मॉर्बिडिटी यूजली क्या होती है कि बाजू जो होती है जिस तरफ ऑपरेशन किया जाता है वो बाजू सूज जाती है, जिसको हम लिम्फेडीमा बोलते हैं। सो इन चीजों को कट करने के लिए सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। और रही बात, आपने बात की कि कीमोथेरेपी, हर इंसान को लगता है कीमोथेरेपी होती है। तो देखो, जब भी हम एक पेशेंट को स्टेज करते हैं वहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका जो कैंसर का सब टाइप था कि वो कितना विरुलेंट था, कि मतलब उसके जो रेकरेंस के चांसेस हैं वो कितने थे। सो उसके लिए आप हमारे पास स्पेशल टेस्ट्स हैं जिनके ऊपर हम उन टेस्ट को करके हम उसका रेकरेंस वैल्यू निकालते हैं। सो अगर वो रेकरेंस वैल्यू जो होती है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स आती है, सो हम कितने केसेस के बीच में जो कन्वेंशनल जो हम मतलब दवाइयां जिनको हम बोलते हैं कि कीमोथेरेपी की दवाइयां चढ़ाते हैं, हम उनको फोरगो कर देते हैं, हम उनको वो दवाइयां चढ़ाते ही नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी टैबलेट होती है, वो उनको बोलते हैं कि ये आपने 3 से 5 साल के लिए आगे खानी है। सो वो भी एक सब टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये चीजें जो है, अब ये चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं, बट हम उसको अभी तक एक कन्वेंशनल कैंसर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं कि भाई कैंसर हो गया, छाती निकाल देंगे, उसके बाद कीमोथेरेपी होगी, बाल झड़ जाएंगे। सो देखो, ये चीजें अब ये these hold no value anymore now, because अब things have really evolved up। तो हमें भी अब उस चीज के साथ इवॉल्व होना है और इस चीज के लिए अवेयर होना है कि ये इसका ट्रीटमेंट और ये बीमारी अब वैसी नहीं रही है जैसे ये पहले थी। तो मैम, आप जैसे कह रही हैं कि कुछ औरतें होती हैं जो अपने बीमारी को जानने के बाद भी अपने टेस्ट नहीं करवाती हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, तो ये कितनी जानलेवा हो जाएगी आगे जाके उन औरतों के लिए, और कहाँ कहाँ उसको उन चीजों का इफेक्ट होगा, कौन कौन सी चीजें जो उनको फेस करनी पड़ेगी इन सब चीजों को लेके? देखो, जब भी हम कोई भी चीज अनट्रीटेड छोड़ते हैं अपनी बॉडी के बीच में, तो वो तो अपनी मतलब वो तो हर जगह घुसने की कोशिश करेगी, है या नहीं? मतलब अगर हमारे को किसी को बीपी है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर वो हाइपरटेंशन की दवाई ना खाए रोज या कुछ नहीं करे, सो किसी दिन वो बोलेगा मेरा बीपी लो हो गया, किसी दिन बोलेगा मेरा बीपी हाई हो गया। सो देखो, हम किसी भी चीज को अगर अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो वो हर जगह पे अपने पैर फंसाने की कोशिश करता है। सो उसी तरह से ये बीमारी भी है, अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे, ये हर जगह अपने आप को फैलाने की कोशिश करती है। अब जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, नो डाउट उस फीमेल को पता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, बट वो अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं करवाती। जो मैंने अभी आपको रीजंस बताए कि सबसे पहला ये है कि एक तो वो खुद कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, उसके लिए हमेशा ये होगा कि उसके हस्बैंड या कोई फ्रॉम द फैमिली वो उसको लेके जाएगा, फिर वो उनके लिए डिसीजन लेंगे कि इसका हमें ऑपरेट कराना है, इसका हमें इलाज कराना है या नहीं कराना है। सो ये कुछ चीजें हैं जो फीमेल्स को ना हमेशा एक तरफ कर देती हैं कि भाई उनके लिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे, अपना आप वो हमेशा लास्ट में रखती हैं। सो जिसकी वजह से वो हमेशा एक लास्ट स्टेज पे हमारे पास आती हैं। सो उस टाइम पर जो कैंसर होता है वो काफी जगह पर फैल चुका होता है। सो जब भी कोई भी फीमेल हमारे पास इस स्टेज में आए जहां पर वो कैंसर काफी जगह पे फैल चुका हो, तो मैंने कहा ना, जो हमारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना, वो फिर लिमिट हो जाते हैं। यही अगर वो स्टेज 1 स्टेज 2 में आए या कुछ, तो हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू गिव हर, कि आप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, कीमोथेरेपी फोरगो कर दो। सो हम वहां पर बहुत ऑप्शन देते हैं, बट जब हमारे पास वो स्टेज 4 पर आती हैं तब वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस टू गिव। सो वो जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि अब हमें डिजीज को जहां पर है वहीं पर रोकना है और थोड़ी सी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, वो उसके लिए होती हैं। अगर आप ये चीज बोलो कि उस टाइम पर हम कुछ डेफिनेटिव कर पाए, वो डेफिनेटिव उस टाइम पर नहीं हो सकता है, बट स्टिल अभी भी ऐसी मोडालिटीज हैं कि हम उसको भी डाउन स्टेज जिसको हम कहते हैं कि उसको भी कम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इंसान जो पेशेंट है वो डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए। तो मैम, वो कुछ शर्म की वजह से, कुछ घर के अपने देख के कि मेरी आगे वाली लाइफ कैसे इम्पैक्ट एग्जैक्टली करेगी, यही ये सब सब चीजें चीजें हैं। देख के एक औरत हमेशा घर पे ही बैठी रह जाती है, अपनी बीमारियों से जूझती रहेगी, लेकिन डॉक्टर के पास आना उसे ही नहीं समझेगी। बिल्कुल यही बात है। तो मैम, एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस भी थी, एंजेलिना जॉली करके।
तो वो भी शायद किसी इन्हीं ट्रीटमेंट से निकली थी, जिन्होंने फिर आगे जाके अपनी ब्रेस्ट ही रिमूव कर दी थी, उसे फिर बाद में रिकंस्ट्रक्ट कराया था। तो वो क्या कौन सी स्टेज आ जाती है लाइफ की, या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है कि वो हमें करना ही पड़ता है? देखो, नहीं, यहाँ पर परसेप्शन अलग है। परसेप्शन ये है कि उसने ये चीज, देखो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बस हम ना इस डिजीज से ना बस हमें ट्रीट कर दो, लेकिन हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग में जाने की कभी नहीं सोचते। सो जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो आज की डेट में ना मैंडेटरी, क्या एक आउट ऑफ द वे, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची है। क्यों? क्योंकि अब हर एक इंसान जानना चाहता है कि मुझे ये चीज क्यों हुई है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आगे मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली में किसी और को ये दिक्कत तो नहीं होगी। सो उसके लिए जीन्स की टेस्टिंग की जाती है। आपने एंजेलिना जोली की बात की, एंजेलिना जोली जो है सॉरी, सो वो BRCA जीन होता है जिसको हम ब्राका जीन बोलते हैं। वो जेनेटिकली पॉजिटिव आई थी, उसको कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, या उसको कोई ओवरीज का कैंसर या कुछ ऐसा कैंसर नहीं था, बट वो ब्राका पॉजिटिव आई थी जब उसने अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवाई थी। सो जो भी इंसान ब्राका पॉजिटिव आता है तो उसकी रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी की जाती है, जिसको हम RRS बोलते हैं। सो उसने वो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी करवाई है, जिसके बीच में उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाई हैं और दोनों ओवरीज रिमूव करवाई हैं। शी हैड दैट गट्स to face the world that since she is genetically BRCA positive, so she got her bilateral mastectomy done और bilateral अपनी ovaries remove करवाई। So she never had cancer, she still doesn't have cancer, but yes, she मतलब जिसकी genes जो थी वो मतलब प्रॉब्लमेटिक थी, तो इसलिए उसने उसकी रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी करवाई। सो ये चीज जो है ये कमेंडेबल है। और आज की डेट में दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, द जेनेटिक टेस्टिंग इज द नीड ऑफ एन आवर, कि हमें अपनी जीन्स को टेस्ट करना है कि अगर से फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट पेशेंट डिटेक्ट होता है कैंसर का, तो हमें अपनी जो बाकी सिबलिंग्स होते हैं, उनके भाई बहन हो गए, या उनकी जो आगे मदर है, या अगर जैसे कोई फीमेल है उसकी आगे डॉटर है, सो दे शुड ऑल अंडरगो दैट जेनेटिक टेस्टिंग। सो वो जेनेटिक टेस्टिंग तब मैंडेटरी हो जाती है, सो दैट कि हम आगे किसी की लाइफ जो है वो रिस्क में ना डालें। तो मैम, जो आपकी बातें, मैं आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल आपकी बातें सुन के, और काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे जानने को मिली कि किस तरीके से जो दर्दें हैं वो औरत सहती भी है और कह भी नहीं पाती है। बिल्कुल। और जब कभी ऐसा हो जाता है कि ब्रेस्ट रिमूव हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है, और सबसे पहले तो सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक बीमारी है, एंड ब्रेस्ट इज जस्ट अ फ्लैश, इट्स अ No, piece of I would flesh. not say it's a piece of flesh. It's a piece of feminism. Please, मतलब it's totally a piece of feminism. So for everybody, it's a piece of flesh, but for a female, it's yes, feminism. ma'am, It's everything for her, which she carries with grace. So तो लेकिन एक सोसाइटी को भी एक चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई इस चीज से निकल रहा है तो आप उसको उसे accept अप्रिशिएट करना है। कीजिए, उसे अप्रिशिएट करो, उसे एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। तो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सी ऐसी जानकारी होंगी जो आज कुछ लड़कियां, कुछ औरतें देखेंगी तो वो काफी अवेयर होंगी अपने आप को लेके, अपनी फैमिली को लेके। हाँ। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस तरीके के और भी सेशंस जो है हम आपके लिए लेके आएंगे। और सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं मैम क्यों, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए टाइम निकाला। सो बनिए रहिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।